हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं जनवरी मंथ का सेकेंड पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स। सो फटाफट से शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के सेशन को। एंड दिस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग सेशन। सो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू, जिसका नाम गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू है, नागपुर में स्थित है। ये इसे इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क के नाम से जाना जाता है। बाल ठाकरे के नाम पर महाराष्ट्र की सरकार ने इसका नाम रखा है। महाराष्ट्र की सरकार के करंट सीएम है उद्धव ठाकरे, और उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे के बेटे हैं, जिन्होंने शिवसेना नाम की एक राइट विंगर पार्टी बनाई थी भारत में, और ये महाराष्ट्र को कांग्रेस के साथ मिलकर के इस समय पर रूल कर रहे हैं। महाराष्ट्र में गोरेवाड़ा रिजर्व है पूरा का पूरा नागपुर में, और इस गोरेवाड़ा रिजर्व के अंदर आप देख सकते हैं गोरेवाड़ा लेक भी है। इसे बाल ठाकरे इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क के नाम से जाना जाएगा। ये पूरी की पूरी न्यूज़ है। आगे बढ़ करके हम लोग डिस्कशन करें तो कुछ जो चेंजेस हुए हैं नाम के, वो नाम के चेंजेस आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल हैं। सबसे पहला, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम चेंज किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। मनसुख एल मंडविया ये इसके करंट मिनिस्टर हैं। दूसरा, भोपाल मेट्रो रेल का नाम बदल करके किया गया है राजा भोज मेट्रो रेल। अलीगढ़ का नाम चेंज किया गया और इसका नाम कर दिया गया है हरिगढ़। शिमला का नाम चेंज किया गया है और इसे कर दिया गया है श्यामला। अगरतला एयरपोर्ट का नाम चेंज किया गया है महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट के नाम से। ग्वालियर और चंबल एक्सप्रेसवे अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे के नाम से जाना जाएगा। महुआडीह स्टेशन, जो कि वाराणसी में वाराणसी जंक्शन के लगभग 12 से 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, इसे बनारस स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। हुबली का रेलवे स्टेशन नाम चेंज करके इसे सिद्धरूध स्वामी जी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। नौगढ़ रेलवे स्टेशन की बात करें तो इसे सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। और अयोध्या में जो एयरपोर्ट है उसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इस तरीके से कुछ जो रीसेंट नेम चेंजेस हुए हैं, इन नेम चेंजेस की आपको लिस्ट याद रखनी है सो दैट यू कुड बी एबल टू क्रैक दी ऑप्शंस विच आर अवेलेबल इन योर एग्जामिनेशन। आगे बढ़ें तो भावना कांत पहली वुमन है, फर्स्ट वुमन हु हैव फ्लोन अ फाइटर एयरक्राफ्ट इन द रिपब्लिक डे परेड। अब ये देखिए खास न्यूज़ है। भावना कांत ये एयरफोर्स की हैं, शी इज़ अ फ्लाइट लेफ्टिनेंट, और इन्होंने इस बार के रिपब्लिक डे परेड जो कि 26 जनवरी को हुई, उसमें इन्होंने ये उड़ाया है फाइटर पायलट जिसका नाम है मिग 21 बाइसन, उसे उड़ाती हैं ये। अच्छा, दूसरी और ख़ास बात मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि इस बार के हमारे रिपब्लिक डे पर कुछ खास बातें हुई। एक तो ये 72nd रिपब्लिक डे था, और इस परेड में पहली बार लद्दाख की झांकी निकली विच इज़ अ यूनियन टेरिटरी। दूसरा, पहली बार इसमें उत्तर प्रदेश यानी यूपी की जो झांकी थी उसमें राम मंदिर को दिखाया गया। जो प्रपोज्ड राम टेम्पल है अयोध्या में उसे दिखाया गया। अयोध्या का पुराना नाम फैज़ाबाद हुआ करता था, उसका भी नाम चेंज करके उसे अयोध्या किया गया, और इलाहाबाद का भी नाम चेंज करके उसे प्रयागराज किया गया। 72nd रिपब्लिक डे परेड में ऐसा चौथी बार हुआ है, फोर्थ टाइम, कि कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आए। इस बार तो कोरोना की वजह से, वरना इसके पहले 1951, 1952, 1966 ये 3 साल ऐसे रहे हैं जिसमें नो चीफ गेस्ट रहे। और उसके बाद अब ये वक्त आया है 2021 का, जिसमें कोरोना की वजह से कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आए। पहले तो नाम बोरिस जॉनसन साहब का था जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। उसके बाद नाम लिया गया कि इसमें शायद सूरीनाम के जो प्रेसिडेंट हैं चंद्रिका प्रसाद संतोषी, तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी आएंगे, परंतु बाद में फाइनली ये डिसाइड कर लिया गया कि कोई भी नहीं आने वाले। 72nd रिपब्लिक डे परेड पे बांग्लादेश की 122 लोगों की एक कंटिंजेंट ने भी मार्च किया, और ये इसलिए क्योंकि बांग्लादेश वॉज लिबरेटेड इन 1971 और इस बार 2021 है, तो बांग्लादेश अपने क्रिएशन का 50th यानी कि गोल्डन जुबली मना रहा है। तो 2021 में 16 दिसंबर 2021 विल बी द 50th,
इंडिपेंडेंस डे ऑफ बांग्लादेश, और 16 दिसंबर 1971 को इंडियन आर्मी ने बांग्लादेश वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल खत्म करवाया था। तो दिस इज व्हाट इज द न्यूज़। और साथ ही साथ अगर हम 72nd रिपब्लिक डे की बात करें तो 72nd रिपब्लिक डे पे एक हंगामा भी हुआ, बहुत सारे हुड़दंग और बहुत सारे ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स थे जिन एलिमेंट्स ने जा करके और ज़बरदस्ती निशान साहिब का एक फ्लैग फहरा दिया, और वो फ्लैग जो लाल किला है रेड फोर्ट, उस रेड फोर्ट के सामने वाले खाली पोल पर फहराया गया था। हालांकि भारत के तिरंगे को नहीं उतारा गया, लेकिन फिर भी निशान साहिब को फहरा दिया गया, जो कि हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। वहाँ पर किसी भी धार्मिक तिरंगे को नहीं फहराया जा सकता या धार्मिक झंडे को नहीं फहराया जा सकता। तो ये एक ज़रूर इस बार 26 जनवरी को होने वाली एक बड़ी घटना रही। आगे बढ़ें तो आगे बढ़ करके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लिस्ट ऑफ फीमेल, जो बहुत सारी फीमेल हैं, उन फीमेल पे क्या उन्होंने किया है। नाउ द क्वेश्चन में अराइज कि सर व्हाट इज कंटिंजेंट। कंटिंजेंट क्या होता है? कंटिंजेंट का मतलब होता है कि एक ट्रूप्स, जिन्हें आप बोलते हो ना, जो आर्मी की टुकड़ी होते हैं, उस आर्मी की टुकड़ी में जब वो मार्च करने के लिए निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड कंटिंजेंट ना। तो एक कह सकते हो समूह है, पर समूह एक ऑर्गेनाइज्ड समूह। ओके, इट्स नॉट लाइक आर्मी की यूनिट, बट इट्स लाइक कि ये किसी भी फोर्स की एक यूनिट हो सकती है। इट मे बी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और इट मे बी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। दैट इज कॉल्ड कंटिंजेंट। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, यस ऑफ कोर्स। वन हु इज मार्चिंग। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट टू फ्लाई रफेल, दैट इज शिवांगी सिंह। ये एयरफोर्स की हैं, याद रखिएगा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं ये। दूसरा, फर्स्ट फीमेल फाइटर फ्लाइट कमांडर थी शैलजा धामी, ये भी एयरफोर्स की हैं। फर्स्ट वुमन टू क्वालिफाई टू गो टू डे मिशंस, ये भावना कांत हैं, जो मिग 21 बाइसन उड़ाती हैं। और आपको पता है इन्होंने ही रिपब्लिक डे पर इस बार मिग 21 बाइसन उड़ाया। फर्स्ट इंडियन वुमन हु फ्लू अ फाइटर एयरक्राफ्ट सोलो, अवनी चतुर्वेदी, ये भी एयरफोर्स की ही हैं। इंडियाज फर्स्ट फीमेल मिलिट्री डिप्लोमेट, पहली फीमेल मिलिट्री डिप्लोमेट रही अंजलि सिंह। एंड ये भी याद रखिएगा, ये भी एयरफोर्स की हैं और इन्हें रशिया में एक मिलिट्री डिप्लोमेट के तौर पर तैनात किया गया था। फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ द नेवी शिवांगी सिंह, शी इज फ्रॉम इंडियन नेवी। और ये भी याद रखिएगा, शिवांगी सिंह और ये जो राफेल उड़ाने वाली शिवांगी सिंह हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। शिवांगी सिंह नेवी की हैं और ये शिवांगी सिंह एयरफोर्स की हैं। विश्व की पहली फीमेल जिन्होंने स्पेस पे वॉक किया वो हैं क्रिस्टीना कोच और जेसिका मेयर। फर्स्ट टाइम विमेन आर्मी ऑफिसर को परेड में लीड करने वाली, रिपब्लिक डे 2020 पर एक परेड हुई थी, तानिया शेरगिल, कैप्टन तानिया शेरगिल, ये आर्मी की हैं। इसके अलावा पहली वुमेन नेवी ऑफिसर जो इंडियन वॉरशिप में पोस्ट हुई हैं वो हैं सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। इसके अलावा फर्स्ट फीमेल मैच रेफरी बाय दी आईसीसी, दैट इज जीएस लक्ष्मी। दिस इज होल इज द न्यूज़ अबाउट फर्स्ट वुमन, जो अभी रिसेंटली पिछले 6 से 10 महीनों में न्यूज़ में रही हों। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। एम क्या है? टू एक्सेलरेट एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। बेसिकली जो गुजरात की सरकार है, गुजरात की सरकार ने बागायत विकास मिशन को शुरू किया। गुजरात के बारे में आप जानते हैं, गवर्नर हैं यहाँ के आचार्य देवव्रत। यहाँ पर सीएम हैं करेंटली विजय रूपानी और यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। बागायत का मतलब होता है समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू बागवानी। अगर हिंदी में कहें तो इसे बागवानी कहते हैं। बागवानी से रिलेटेड जो भी काम है, यानी कि हॉर्टिकल्चर के काम हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, और हर्बल प्लांट्स यानी कि जितने भी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ वाले पौधे होते हैं उनकी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन को शुरू किया गया है। ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाएगा और साथ ही साथ इस तरीके के जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे जो भी हर्बल पैदा होंगे या फिर बागायत विकास मिशन के अंतर्गत पैदा होंगे, उन सभी की एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाएगा। दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग विच विल क्रिएट सम अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट टू। तो मतलब रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है जिसका नाम है एक्सरसाइज कवच। ये बड़ी न्यूज़ है, इसलिए याद रखिएगा। एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है एमफेक्स 21। एमफेक्स 21 एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके अंदर ये एक्सरसाइज कवच की गई, एंड दिस हैज़ बीन डन इन दी अंडमान एंड निकोबार। अब देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये हुआ एमफेक्स एक्सरसाइज। एमफेक्स एक्सरसाइज के अंदर एक कवच एक्सरसाइज है, ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज हुई है। और ख़ास बात मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों की एक जॉइंट कमांड है अंडमान एंड निकोबार में, जिसको लीड करते हैं कोई एक लेफ्टिनेंट जनरल जो कि आर्मी के ही होते हैं। तो इट इज़ लेड बाय ए लेफ्टिनेंट जनरल। ये ट्राई सर्विसेज कमांड है एक, जब हम अंडमान एंड निकोबार की बात करते हैं। शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप आपको तो पता ही है इनके नाम। अच्छा, हम लोग कई बार बात करते हैं, जैसे बांग्लादेश के साथ हमारी संप्रीति मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, अमेरिका के साथ देखें तो युद्ध अभ्यास नाम की एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। इसी तरीके से बहुत सारे दुनिया भर के देशों के साथ हमारी अलग अलग एक्सरसाइजेस होती हैं। जैसे नेवी की बात करें तो जापान के बीच और इंडियन नेवी के बीच जिमेक्स होती है। श्रीलंकन नेवी की बात करें, इंडियन नेवी की बात करें तो इनके बीच स्लिनेक्स होती है। या सिंगापुर नेवी और इंडियन नेवी के बीच सिटमैक्स होती है। वैसे ही बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो डोमेस्टिक हैं, यानी कि ये किसी देश के साथ आर्मी नहीं करती या नेवी नहीं करती, बट ये डोमेस्टिक मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं। तो कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है उठा के पूछ दिए जाएं कि डोमेस्टिक मिलिट्री एक्सरसाइज क्या है, तो उसके नाम मैंने मेंशन कर दिए यहाँ पे। गांडीव विजय, पश्चिम लहर, वायु शक्ति, विजय प्रहार, शत्रुजीत, मेघ प्रहार, चांगथांग, हिम विजय, सुदर्शन चक्र वाहिनी और सिंधु सुदर्शन। ये सभी डिफरेंट डोमेस्टिक मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं। आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने श्रम शक्ति डिजिटल डेटा सोल्यूशन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए लॉन्च किया। अब देखिए, वो वर्कर्स जो अपना वर्क प्लेस छोड़ करके वापस आ गए इस कोविड के दौरान, और साथ ही साथ जो अब कहीं और सेटल होना चाहते हैं, उन सभी माइग्रेंट वर्कर्स के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को शुरू किया गया है। नाउ द पॉइंट इज कि हु इज द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, ये याद रखिएगा। दूसरा खास पॉइंट ये है यहां पर कि इसे लॉन्च किया गया था गोवा में। गोवा में इसे शुरू किया गया था, श्रम शक्ति डिजिटल डेटा सॉल्यूशन, और ये एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ें तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, इसकी भी डिस्कशन कर लेते हैं। 24 जनवरी को पूरे भारत ने नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया, राष्ट्रीय बालिका दिवस। और इस दिन एक अनोखी घटना घटी उत्तराखंड में। यूके मीन्स उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल आप जानते हैं, इसकी समर कैपिटल देहरादून है और इसकी विंटर कैपिटल गैरसैंण है। ये दोनों नाम याद रखिएगा, गैरसैंण और विंटर कैपिटल और समर कैपिटल है देहरादून। इसके अलावा उत्तराखंड में एक खास बात और है, वो ये कि यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है बेबी रानी मौर्य, और जो यहाँ की सीएम है उनका नाम है करंटली त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के बारे में ये एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन हुई। नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सभी उत्तराखंड के ही हैं। आसन रिजर्व जो है, आसन रिजर्व को रिसेंटली रामसर कन्वेंशन की साइट में शामिल किया गया था। दिस इज ऑल्सो अ न्यूज़ फ्रॉम उत्तराखंड। बाय द वे, उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब की सरकार ने एक क्या बढ़िया डिसीजन लिया है। सृष्टि गोस्वामी जो कि हरिद्वार की रहने वाली हैं, हरिद्वार की रहने वाली सृष्टि गोस्वामी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के मौके पर एक दिन का सीएम बनाया गया उत्तराखंड में। और इन्होंने काफ़ी कुछ फैसले भी लिए, इन्होंने समीक्षा भी की। ये बीएससी की छात्रा हैं, अभी रिसेंटली इन्होंने अपना 12th कंप्लीट किया और उसके बाद एक दिन का सीएम बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इट लुक्स लाइक एनी मूवी, इट लुक्स लाइक एनी मूवी फ्रॉम बॉलीवुड इन विच अनिल कपूर हैज़ प्लेड अ कैरेक्टर ऑफ वन डे सीएम। नाउ द पॉइंट इज कि समर कैपिटल और विंटर कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, समर कैपिटल और विंटर कैपिटल का कॉन्सेप्ट ना उन स्टेट्स में अप्लाई होता है जिन स्टेट्स में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। जैसे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी समर कैपिटल अलग है और विंटर कैपिटल अलग है। हिमाचल प्रदेश में समर कैपिटल की अगर हम लोग बात करें तो इसकी है शिमला, और अगर विंटर कैपिटल की बात करें तो विंटर कैपिटल है धर्मशाला।
ये याद रखिएगा, शिमला एंड धर्मशाला, दीज टू आर द डिफरेंट डिफरेंट कैपिटल्स। अब देखो ये होता क्यों है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करता था, तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की समर कैपिटल हुआ करती थी श्रीनगर, और विंटर कैपिटल हुआ करती थी जम्मू, जम्मू सिटी। ऐसा क्यों होता है समर कैपिटल और विंटर कैपिटल? क्योंकि देखो ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें बर्फबारी होती है, और अगर मान लीजिए कि हम नवंबर से लेकर के फरवरी और मार्च तक के वक्त की बात कर रहे हैं, या मॉनसून जब वहाँ पर हिट कर रहा होता है उस टाइम पे नीचे जब बर्फ़ होती है तो ऊपर से भी बर्फ़, आने वाला पानी बर्फ़ बन जाता है, तो रुई की तरह बरसता है, स्नोफॉल बोलते हैं। अब ये स्नोफॉल इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा होता है, जो कि अगर शिमला की बात करें, आप श्रीनगर की बात करें या देहरादून की बात करें, तो ये सभी विंटर्स में पूरी तरीके से बर्फ से ढक जाते हैं। सो समर्स में तो इन्हें राजधानी रख सकते हैं, वो ठीक है, कोई इश्यू नहीं, परंतु विंटर्स में आप ऐसी जगह को राजधानी नहीं रख सकते जहां पर पूरी तरह से सब ढका हुआ हो या बर्फबारी हो रही हो और वहां पे लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी का काम रुक जाए। दैट्स वाई इनकी विंटर कैपिटल्स अलग अलग की जाती हैं। सो जम्मू सिटी इज़ द विंटर कैपिटल, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की थी, अब तो खैर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया है। विंटर कैपिटल अगर हम बात करें एचपी की तो वो धर्मशाला, और उत्तराखंड की बात करें तो गैरसैंण। आई होप द पॉइंट इज कंप्लीटली क्लियर। चलिए आगे बढ़े, तो ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च किया है बीएसएफ ने। क्या कमाल का ये ऑपरेशन है। आपने देखा कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बनाया गया था 1965 में, और ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का हिस्सा है, CAPF। राकेश अस्थाना इसके हेड हैं, यानी करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF। कुछ खास बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं अबाउट द BSF, दैट इज BSF ओनली फंक्शंस बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर। 1965 में जब BSF को बनाया गया उस समय पर एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान और दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान हुआ करते थे। इन दोनों ही बॉर्डर्स पर BSF को डिप्लॉय किया गया कॉन्करेंस विद द आर्मी के साथ। अब पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान तो अब पाकिस्तान बन गया, परंतु जो ईस्ट पाकिस्तान था वो अब हो गया बांग्लादेश। अब देखिए पाकिस्तान और बांग्लादेश इन दोनों के बॉर्डर्स पर BSF मौजूद है, एंड इन फैक्ट हमारे देश का BSF और बांग्लादेश का बॉर्डर्स गार्ड बांग्लादेश BGB ये मिलकर के एक एक्सरसाइज भी करते हैं। हम कई बार पढ़ते हैं कि इंडियन आर्मी और बांग्लादेश की आर्मी के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसे कहते हैं संप्रीति। पर संप्रीति के अलावा हमारी BSF और बांग्लादेश के BGB यानी बॉर्डर्स गार्ड बांग्लादेश, इन दोनों के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है मैनामती मैत्री। दिस इज ऑल्सो अ न्यूज। अब इसके अलावा मैं आपको एक खास बात और बता देता हूं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जितना भी हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है, वहां पर यह ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च किया। अभी क्या है, इस समय पर बहुत ज़्यादा कोहरा है, फॉग की वजह से कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर का जैसलमेर, बाड़मेर और राजस्थान का पूरा एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे इंट्रूडर्स या घुसपैठिए फ़ायदा उठाते हुए कोहरे के फ़ायदे में अंदर घुस आते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ऐसे इलीगली घुसने वाले किसी भी घुसपैठियों को रोकने के लिए और उनकी एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए सर्द हवा नाम का ऑपरेशन लॉन्च किया है। याद रखिएगा ये सर्द हवा ऑपरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड देन लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस। कुछ ऑपरेशंस जो हुए हैं 2019-20 में, इनका भी नाम थोड़ा याद रखिएगा। इसमें से एक ऑपरेशन है ऑपरेशन माई सहेली। साउथ ईस्टर्न रेलवे ने शुरू किया था इसे वीमेन पैसेंजर्स की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन मिलाप शुरू किया गया था दिल्ली पुलिस द्वारा 333 चिल्ड्रन को रेस्क्यू करने के लिए। ऑपरेशन स्माइल शुरू किया गया था हैदराबाद पुलिस द्वारा 325 चिल्ड्रन को रेस्क्यू करने के लिए। ऑपरेशन सुदर्शन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 100 मीटर बॉर्डर पाकिस्तान का सिक्योर करने के लिए शुरू किया था। ऑपरेशन सपोर्ट इंडिया द्वारा मोजाम्बिक में ईडी स्टॉर्म में फंसे हुए लोगों को सपोर्ट करने के लिए। ऑपरेशन स्विफ्ट रिसॉर्ट
पाकिस्तान में जब ऑपरेशन बंदर हुआ था, ऑपरेशन बंदर के बाद पाकिस्तान को स्ट्राइक करने के लिए किया गया था। ऑपरेशन बंदर बाय द वे, जहाँ पे आपको पता ही है जब एयर स्ट्राइक्स हुई थी। ऑपरेशन थर्स्ट की बात करें, आरपीएफ रेलवे के हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाने के लिए ऑपरेशन थर्स्ट को शुरू किया गया था। और आइए अब एमसीक्यूज के सेशन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट एमसीक्यू इज 2021 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP हैज़ बीन कन्फर्ड अपॉन हाउ मेनी स्टूडेंट्स। 2021 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को कितने छात्रों को प्रदान किया गया है? 25, 32, 20, 39 या 40? एंड द करेक्ट आंसर इज 32। तो देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के 32 बच्चों को दिए गए, जो कि 32 डिस्ट्रिक्ट से हैं, 21 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इंडिया के एक्सीलेंट चिल्ड्रन को दिया गया। अगला, ऑन विच डे इंडिया ऑब्जर्व्स नेशनल वोटर्स डे एनुअली। कौन से दिन पर भारत नेशनल वोटर्स डे मनाता है? और इसका सही आंसर है 25 जनवरी। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये तो आप जानते ही हैं। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम्स डे, और इसके अलावा हमारा रिपब्लिक डे, ये तो है ही। नेशनल वोटर्स डे। आइए आगे बढ़ करके, इंडिया ने नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व किया इस बार 2021 को, ये 11th नेशनल वोटर्स डे था। और इस बार की थीम भी रखी गई है, मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। तो ये देखिएगा, मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, दैट इज टू बी रिमेंबर्ड। 11th नेशनल वोटर्स डे था ये 25 जनवरी को, यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगला प्रश्न है कि द BSF हैज लॉन्च्ड द ऑपरेशन सर्द हवा ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ विच स्टेट टू कीप चेक ऑन इंस्टेंसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ड्यू टू द डेंस फॉग कवर इन दैट एरिया। BSF ने किस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया ताकि क्षेत्र में घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके? द करेक्ट आंसर इज राजस्थान। एज आई हैव टोल्ड यू, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने लॉन्च किया है ऑपरेशन सर्द हवा, इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ राजस्थान। ड्यूटी अनटू डेथ, दिस इज व्हाट इज द मोटो ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF। नाउ द नेक्स्ट इज, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द उद्यम सारथी एप्लीकेशन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डेटा फॉर यूथ? युवाओं के लिए रोजगार संबंधी डेटा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने उद्यम सारथी एप्लीकेशन लॉन्च किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने उद्यम सारथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया ऑन द ओकेजन ऑफ फाउंडेशन डे ऑफ स्टेट। 24 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे मनाया गया, और 24 से लेकर के 2 दिनों का एक महोत्सव भी चला जिसमें उत्तर प्रदेश डे को सेलिब्रेट किया गया है। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं उद्यम सारथी एप्लीकेशन, इसे आप डाउनलोड करने के बाद साइन इन कर सकते हैं इसमें, और साइन इन करने के बाद फिर आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दिख सकती हैं। जितनी भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए वो सारी उद्यम सारथी एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इज, which country has emerged as the world's topmost country with largest current account surplus in the year 2020 as per a survey by the Munich based IFO Institute? म्यूनिक स्थित IFO इंस्टीट्यूट के सर्वेक्षण के दौरान कौन सा देश 2020 में सबसे बड़ा चालू खाता अधिशेष के साथ दुनिया का सबसे शीर्ष देश बनकर उभरा है? द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी चाइना। चाइना का चालू खाता अधिशेष, आइए मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा ध्यान से सुने कि जब भी हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेड सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का नहीं होता, कई बार ट्रेड में डिप्लोमेसी भी शामिल होती है। नाउ द पॉइंट इज, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BOP भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत 2 चीजें आती हैं।
पहली चीज आती है इसके अंतर्गत जिसे कहा जाता है करंट अकाउंट, और दूसरी चीज आती है इसके अंतर्गत जिसे कहा जाता है कैपिटल अकाउंट। अब देखें, करंट अकाउंट इज बेसिकली बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि जब भी आप गुड्स एंड सर्विसेज इनका ट्रेड करते हो तो जो आपको फॉरेन करेंसी रिसीव होती है वो सब आप करंट अकाउंट में ला करके रखते हो। गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रेड में फॉरेन करेंसी रिसीव होगी, दैट विल बी केप्ट इन दी करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की बात करें तो जब भी आपके यहाँ की कोई भी कंपनी जा करके किसी फॉरेन के स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होती है तो वहां फॉरेन इन्वेस्टर्स से जो भी फंड्स लेकर के आती है वो सभी कैपिटल अकाउंट में रखा जाता है। हालांकि यहां पर एक कमेटी बनी थी जिस कमेटी को एसएस तारापोर कमेटी कहा जाता है, और एसएस तारापोर कमेटी ने कन्वर्टिबिलिटी पर रिकमेंडेशंस दिए थे। तो एसएस तारापोर के हिसाब से अगर करंट अकाउंट में कोई भी अमाउंट रखा हुआ है किसी भी व्यक्ति का तो इसमें 100% फॉरेन करेंसी टू रूपी कन्वर्जन किया जा सकता है, बट एसएस तारापोर के रिकमेंडेशन के हिसाब से कैपिटल अकाउंट में रखे हुए अमाउंट का कभी भी पूरा का पूरा कन्वर्जन नहीं किया जा सकता। दैट विल बी 40:60, यानी कि 40% आप कन्वर्ट करवा सकते हो बट 60% आपका कैपिटल अकाउंट में रहेगा ही। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब कुल मिलाकर के एक पूरे फिनेंशियल ईयर में किया गया टोटल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड, और इसमें करंट अकाउंट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रेड से आने वाला टोटल अमाउंट जो रखा हुआ है करंट अकाउंट में। नाउ म्यूनिक मतलब जर्मनी, जर्मनी में एक आईएफओ इंस्टीट्यूट है जो करंट अकाउंट्स को देखता है, यानी आप देख रहे हैं फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है वो चाइना का नंबर 1 पे पहुंच गया है। दैट्स व्हाट इज द न्यूज। चाइना ने जर्मनी को ओवरटुक कर लिया और विश्व का सबसे ज्यादा करंट अकाउंट सरप्लस 2020 का बन गया है। सिंपल सी बात है, हर जगह पर कोरोना वायरस कोविड हिट होने की वजह से चाइना ही एक ऐसा था जिसने सब कुछ चीज़ें कंट्रोल करके ओपन कर लिया था। या बहुत कुछ समझ में भी नहीं आता चाइना का, बिकॉज वहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है। विच डे इज मार्क्ड एज द नेशनल टूरिज्म डे इन इंडिया एवरी ईयर। हर साल भारत में किस दिन को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है? और इसका सही आंसर है 25 जनवरी। 25 जनवरी को हम नेशनल टूरिज्म डे भारत में मनाते हैं। जिस दिन नेशनल वोटर्स डे होता है उसी दिन नेशनल टूरिज्म डे भी होता है भारत में। सो दिस इज व्हाट कम्स अंडर नेशनल टूरिज्म डे। द नेक्स्ट, खुरलसुख उखना हैज रिसेंटली रिजाइंड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। खुरलसुख उखना ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? कजाकिस्तान, मंगोलिया, अजरबैजान, फिलीपींस और तुर्कमेनिस्तान। आपने अभी अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच होने वाले विवाद के बारे में भी सुना होगा। अजरबैजान और आर्मेनिया उसी तरीके से विवाद में उलझे जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाद होता है। अजरबैजान की बात करें तो इट्स अ मुस्लिम पॉपुलेटेड स्टेट, आर्मेनिया की बात करें तो ये एक क्रिश्चियन पॉपुलेटेड स्टेट है। तो जितने यूरोपियन कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री ने कहीं ना कहीं इस रेशियल फैक्टर की वजह से आर्मेनिया का साथ दिया, और जितने भी इस्लामिस्ट कंट्री हैं, इस्लामिस्ट कंट्री आकर के अजरबैजान के साथ खड़े हो गए और इनके बीच में एक बहुत ही कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन बन गई। आपने काफ़ी कुछ सुना होगा लास्ट ईयर इसके बारे में। द करेक्ट आंसर इज खुरलसुख उखना के बारे में मंगोलिया। रशिया और चाइना के बीच में एक देश है ये, और ये वही है जहां से निकला था गेंगिस खान। आप लोगों को अगर नाम याद हो, गेंगिस खान जिसे चंगेज खान के नाम से भी जाना जाता है भारतीय एवं फारसी इतिहासकारों द्वारा, प्राइम मिनिस्टर थे मंगोलिया के जिनका नाम है खुरलसुख उखना, और इन्होंने अपनी पूरी एंटायर गवर्नमेंट के साथ मिल करके रिजाइन कर दिया क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक को इन्होंने अच्छे से हैंडल नहीं किया है, और हैंडलिंग अच्छे से ना हो पाने की वजह से लोगों का गुस्सा इस सरकार के ऊपर फूट फूट कर निकला, इसलिए इन्होंने रिजाइन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें।
नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस, इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किस तारीख को मनाया जाता है? यहां पर बिल्कुल सही है, 24 जनवरी इज द करेक्ट आंसर। एज यू नो, 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे, नेशनल टूरिज्म डे, 26 जनवरी इंटरनेशनल कस्टम्स डे। याद रखिएगा, इंटरनेशनल कस्टम्स डे CBDT ने मनाया है इस बार। CBDT का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और इंटरनेशनल कस्टम्स डे के साथ साथ रिपब्लिक डे भारत का 26 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है। आपको पता है रिपब्लिक डे 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है? यस, ऑफ कोर्स, 1929 31 दिसंबर, रावी नदी के तट पर कांग्रेस के एक सेशन में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था, और तिरंगे में चरखे का निशान बना हुआ था, तब अशोक चक्र नहीं था, और उन्होंने कहा था कि हम 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। भले ही ब्रिटिश हमारे ऊपर बैठे हैं तो क्या हुआ, हम अपने आप को ब्रिटिश के अधीन नहीं मानते। और इस संकल्प के साथ 26 जनवरी को 1930 से लेकर हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाना था, परंतु आगे बढ़ करके हमें आज़ादी मिली पूर्ण रूप से ब्रिटिशर्स से 15 अगस्त 1947 को। और उसके बाद 26 जनवरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट डेट था, उसे कॉमेमोरेट करने के लिए फाइनली 26 जनवरी को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया और संविधान को इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया। वरना तो संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को ऑलरेडी बन चुका था और इसका एक्सेप्टेंस भी कंप्लीट हो चुका था। तो 26 नवंबर 1949, इस दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान को स्वीकृत कर लिया था। हमारी संविधान सभा ने संविधान को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ, यही संविधान होगा। अच्छा, इसके अलावा मज़े की बात यह कि 26 नवंबर हर साल संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, एक बात और, रिपब्लिक डे तो हम लोगों ने यहां पर सुन लिया, वो ठीक है। द पॉइंट इज, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि भारत का कोई भी नागरिक प्रथम नागरिक बन सकता है जिसकी 35 ईयर्स की एज हो और वो पागल दिवालिया ना हो या भगोड़ा फ्यूजिटिव टाइप ना हो। अगर वो कॉमन मैन है तो ही हैज़ ऑल द राइट टू बिकम दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और भारत का प्रथम नागरिक कोई भी बन सकता है। यही रिपब्लिक है, यही गणतंत्र है भारत, गण का तंत्र। आगे बढ़ते हैं। इंडिया में 24 जनवरी से 2008 24 जनवरी से नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व किया जा रहा है, और इस बार तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पूरी एक योजना भी चली, और इस योजना की एक एनिवर्सरी भी रही है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। दूसरी खास बात ये भी बता देता हूं मैं आपको, पंजाब ने अनाउंस किया है जनवरी 2021 को मंथ ऑफ द गर्ल चाइल्ड, और इस स्कीम को दियां दी लोरी, इसे भी लॉन्च किया गया है गर्ल्स के लिए। और मध्य प्रदेश ने सेलिब्रेट किया है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, और इस बार की थीम भी रखी है अवेयर गर्ल चाइल्ड एबल मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपको पता है एक योजना चलती है जिसे कहा जाता है लाडली लक्ष्मी योजना। ये सुकन्या समृद्धि योजना जैसी ही है, जिसके अंतर्गत आपको अमाउंट रखने पर एक अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है, लाडली लक्ष्मी योजना। और लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 26,099 गर्ल्स को लगभग 6.47 करोड़ रुपीस डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जो इसके अंदर हितग्राही हैं या बेनिफिशरीज हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत
नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को अवेयर द गर्ल चाइल्ड एबल मध्य प्रदेश सेलिब्रेट किया ही है, और 24 से लेकर के 30 जनवरी तक नेशनल गर्ल चाइल्ड वीक भी मनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। ये भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। विच टीम हैज़ वॉन 2021 नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी ऑर्गेनाइज्ड बाय आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 2021 राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? द करेक्ट आंसर इज इंडो टाइबेटियन बॉर्डर पुलिस ने जीती है, जिन्होंने लद्दाख की टीम को हराया है। ये याद रखिएगा, इंडो टाइबेटियन बॉर्डर पुलिस ने इसे जीता है और हराया है लद्दाख की टीम को। और ये हुआ कहां था? गुलमर्ग में। कश्मीर में। तो आइस हॉकी, एक तो आप जानते हो गेम कैसा है, और ऊपर से बर्फ के ऊपर खेला जाने वाला ये गेम, सोचिए कैसा ही रहा होगा। एनीवेज, इंडो टाइबेटियन बॉर्डर पुलिस, जिसके बारे में हम लोग लेस डिस्कस करते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का हिस्सा है, आपको पता है, और इसे इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर के बीच, यानी इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बीच ही बसाया हुआ है। और स्पेशली इंडो टाइबेटियन बॉर्डर पुलिस लद्दाख के अलावा अगर हम बात करें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और फिर इसके बाद सिक्किम के एरियाज़ में बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। इंडो टाइबेटियन बॉर्डर पुलिस को विशेष तौर पर एक आर्म्ड फोर्सेस बनाने का इसलिए भी शुरू किया गया क्योंकि इंडो टाइबेटियन बॉर्डर पुलिस में वहीं के लोकेलिटी वाले लोग काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मे बी इनके बहुत सारे जो लीडर्स हैं, वो लीडर्स तो दे कैन कम फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया, बट इसके अंदर जितने भी सोल्जर रैंक्स या अदर रैंक्स के लोग होते हैं, वो लगभग पूरी टाइम अपनी सर्विस का उन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों में बिताते हैं। इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों के ही लड़कों को रिक्रूट किया जाता है, बिकॉज दे आर वेरी फेमिलियर विद द एटमॉस्फियर। कोई तमिलनाडु से व्यक्ति आए और वो सीधे इंडो टाइबेटियन बॉर्डर पुलिस में पहुंच जाए, जिसकी हिमाचल प्रदेश में पोस्टिंग हो, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो अच्छे से सर्वाइव करेगा और भारत की रक्षा करेगा। परंतु फिर भी एक एडवांटेज, रीजनल एडवांटेज तो वो लोग ले ही लेते हैं जो पर्टिकुलर जगह पर रहते हैं। ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में उत्तराखंड वाला सर्वाइव नहीं कर सकता, और उत्तराखंड में एक ह्यूमिड एटमॉस्फेयर वाला सर्वाइव नहीं कर सकता। एनीवेज, द पॉइंट इज, इंडो टाइबेटियन बॉर्डर पुलिस ने 10वां नेशनल हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत लिया है, और इसमें लद्दाख की टीम को इन्होंने हराया था 5-1 से। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप की बात करें, इसे आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट इज, नोटेड हिस्टोरियन नरेंद्र लूथर हैज पास्ड अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ विच सिटी? नरेंद्र लूथर जी का देहांत हो गया, कौन से शहर के इतिहास से जुड़े थे? और सही उत्तर है हैदराबाद। ऑथर भी थे, पोएट भी थे, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट भी थे। नरेंद्र लूथर 88 वर्ष के थे और 1955 बैच के आईएएस ऑफिसर थे। लूथर क्लोजली एसोसिएटेड थे हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ हैदराबाद से, और इसके रूलर्स के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ रिसर्च की है, आप देख सकते हैं। हियर इज द मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लैरी किंग द आइकॉनिक टेलीविजन एंड रेडियो होस्ट हैज पास्ड अवे, ही वाज फ्रॉम विच कंट्री? लैरी किंग प्रतिष्ठित टेलीविजन और रेडियो होस्ट का निधन हो गया, कौन से देश के थे? इसका सही उत्तर है अमेरिका। आइकॉनिक अमेरिकन रेडियो टेलीविजन होस्ट एंड पेड स्पोक्समैन लैरी किंग 87 वर्ष की उम्र में स्वर्ग सिधार गए, एंड ही वॉज फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगले प्रश्न पर डिस्कशन करते हैं। उत्तर प्रदेश हैज सेलिब्रेटेड इट्स विच फाउंडेशन डे ऑन 24 जनवरी 2021? उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? सेवेंटी फर्स्ट, बिल्कुल। पेड स्पोक्समैन कैन बी अ डाउट इन द लास्ट क्वेश्चन। पेड स्पोक्समैन का मतलब यह होता है कि जब आप किसी को किसी भी प्रोग्राम को एंकर करने के लिए बुलाते हो और उसके बदले में उसे पेमेंट करते हो। सो इट मे बी एनीवन, आप उसे बस कॉन्टेक्स्ट दे देते हो, थीम दे देते हो, एंड देन ही वर्क्स फॉर यू। दैट्स व्हाट इज द फंडा।
उत्तर प्रदेश ने 71st फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है और 24 जनवरी से 26 जनवरी तक ये चला 2021 में। इस बार की थीम भी रही है उत्तर प्रदेश डे की, और थीम क्या है? रेस्पेक्ट फॉर सेल्फ रिलायंट उत्तर प्रदेश, वीमेन, यंग फार्मर्स, डेवलपमेंट ऑफ ऑल। तो इस बार वीमेन यंग फार्मर्स की बात भी कही है इस पूरे के पूरे थीम में। अच्छा, यहाँ पर देखिए मज़े की बात, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है जिसमें लिंग्विस्टिक वैरायटी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये एम्बलम देख सकते हो आप, दिस इज़ द ऑफिशियल एम्बलम ऑफ यूपी सरकार। और साथ ही साथ इसमें आप देखना शुरू कीजिए, जब उत्तराखंड भी इसका पार्ट हुआ करता था सन 2000 के पहले, तो उत्तराखंड को उत्तरांचल के नाम से जानते थे। वहीं आप देखिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर और जो भी अलीगढ़, बदाऊं, बरेली, आगरा वगैरह एरियाज़ हैं, these all areas are basic, और गौतम बुद्ध नगर, how can we miss out the नोएडा, these all are the areas of पश्चिम प्रदेश। देन बीच में येलो कलर जो आप देख रहे हैं जिसमें खीरी, सीतापुर, हरदोई, फारुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी, दिस होल एरिया बिलोंग्स टू अवध और लखनऊ बेल्ट के हैं ये सारे। फिर बाकी जो नीचे की तरफ आप देख रहे हो राइट हैंड साइड पे, जहाँ पे बस्ती, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाज़ीपुर, ये सभी पूर्वांचल के हिस्से हैं। और नीचे की तरफ जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी, ये सभी के सभी ललितपुर एरियाज़ ये बुंदेलखंड के हिस्से हैं। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश को मिलाकर के भी बना हुआ है, चंबल के आसपास का क्षेत्र, और उसके अलावा मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स भी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में ही आते हैं। तो आई होप द पॉइंट इज कम्प्लीटली क्लियर। उत्तर प्रदेश का एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, नेपाल के साथ लगता है, जिसमें आप देख सकते हैं पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है, टिहरी डिस्ट्रिक्ट है, देन इसके अलावा श्रावस्ती है, बहराइच है, ठीक है, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स इसके नेपाल के साथ भी लगते हैं। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। विच अमंग दीज बैंक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की सूची में कौन सा बैंक शामिल नहीं है? द करेक्ट आंसर इज पंजाब नेशनल बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक लिस्ट बनाई और इस लिस्ट में इसने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक को डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक कहा है, DSIB कहा है, याद रखिएगा। और ये बैंक को टू बिग टू फेल कंसिडर किया जाता है, यानी कि कहने का अर्थ ये है कि इन बैंकों में बहुत ज़्यादा अभी अमाउंट है, या इट्स नॉट लाइक अमाउंट, इनकी जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, आने वाले समय में फिनेंशियल सर्विसेज ये बहुत ज़्यादा दे सकते हैं लोगों को। दैट्स हाउ द एंटायर सिस्टम इज, दीज बैंक्स आर टू बिग टू फेल। तो SBI, ICICI और HDFC इनको DSIB में कंसिडर किया गया है। द सेकेंड थिंग इज 0.6% SBI, 0.2% ICICI और HDFC बैंक में रिस्क वेटेड एसेट्स का परसेंटेज है। ठीक, तो ये खास बात है। DSIB नाम याद रखिएगा, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। 16th edition of the Global Risk Report were released recently. The report is released annually by which organization? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का 16वां संस्करण हाल ही में जारी किया गया था। यह रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रतिवर्ष जारी की जाती है? यूनाइटेड नेशंस के डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से? द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिसेंटली 16th एडिशन रिलीज किया है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का, और 2006 से जो इसका इंसेप्शन रहा है तब से लेकर के अब तक। वैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आपको बता दूं, इसका हेडक्वार्टर्स है कोलोगनी में, एंड कोलोगनी इज इन स्विट्जरलैंड। नाउ जितनों के आगे वर्ल्ड लगा है उसमें वर्ल्ड बैंक की बात अगर छोड़ दें तो बाकी सभी के हेडक्वार्टर्स जनेवा में ही है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कोलोगनी में है। वैसे आपको एक बात बता दूं, कोलोगनी जेनेवा के अंदर ही है। तो जेनेवा जो एक बड़ा सा शहर है, उस बड़े से शहर के अंदर कोलोगनी नाम की जगह है। एंड दिस इज व्हाट इज द एंटायर सिस्टम। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। डीआरडीओ ने रिसेंटली स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी सॉ फ्रॉम हॉक आई एयरक्राफ्ट टेस्ट किया है। द एयरक्राफ्ट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंपनी? डीआरडीओ ने हाल ही में हॉक आई विमान से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन सॉ का परीक्षण किया था। विमान किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? द करेक्ट आंसर इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आप देख सकते हो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का पूरा ये HAL डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सॉ का, और इसे हॉक आई एयरक्राफ्ट द्वारा टेस्ट किया गया है उड़ीसा के कोस्ट पर 21 जनवरी 2021 को। 125 किलो का ये क्लास स्मार्ट वेपन है सॉ, और हॉक MK-132 ऑफ HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एयरक्राफ्ट से टेस्ट किया गया इन वेपन को। द नेक्स्ट इज द नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने फॉर्मुलेट करने के लिए शुरू किया है स्टेट और नेशनल लेवल के प्रोग्राम्स को माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। उसका नाम क्या है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम तैयार करने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल का नाम बताइए। द करेक्ट आंसर इज श्रम शक्ति, नॉट श्रमिक शक्ति। श्रमिक शक्ति नहीं है, श्रम शक्ति है। नंबर 2 इज द राइट आंसर। यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स, एज आई हैव टोल्ड यू, श्रम शक्ति पोर्टल इन्होंने शुरू किया। ये नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल है और ये एक वर्चुअल प्रोग्राम जो कि पंजिम गोवा में ऑर्गेनाइज किया गया था 22 जनवरी को, उस दिन किया गया था इसे। इस पोर्टल के माध्यम से जितने भी नेशनल लेवल यानी राष्ट्रीय स्तर के एवं राज्य स्तर के श्रमिकों के लिए योजनाएं हैं उनको शुरू किया जा सकेगा और गवर्नमेंट स्मूथली फंक्शन कर सकेगी और फॉर्मुलेशन कर सकेगी उन सभी प्रोग्राम्स का। एज आई हैव टोल्ड यू, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इज अर्जुन मुंडा, नो योर लीडर के अंतर्गत। Exercise Kavach is a large-scale tri-services joint military exercise which is being organized in which command of the Indian military force? कवच अभ्यास एक बड़े पैमाने पर त्रिकोणीय सेवाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारतीय सैन्य बल के किस कमांड द्वारा आयोजित किया गया? अंडमान एंड निकोबार कमांड, दैट यू नो वेरी वेल। अंडमान एंड निकोबार ANC जिसे कहा जाता है, ये जॉइंट फोर्सेस कमांड है इंडिया की। मैंने आपको बताया कि आर्मी नेवी एयरफोर्स यहाँ पर करते हैं एक्सरसाइजेस। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है एक्सरसाइज कवच अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अवलोकना सॉफ्टवेयर टू एक्सेस डेटा ऑन सैंक्शंस एंड एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय द स्टेट डिपार्टमेंट्स ऑन वेरियस प्रोग्राम्स? विभिन्न कार्यक्रमों पर राज्य के विभागों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और व्यय पर डेटा का उपयोग करने के लिए किस राज्य ने अवलोकना सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी कर्नाटका। देखिए, राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं चलती हैं या जितने भी राज्य सरकार के डिपार्टमेंट्स वेलफेयर के प्रोग्राम्स को चलाते हैं, जितना भी फंड का एलोकेशन होता है या जो डिस्ट्रिक्ट के कलेक्ट्रेट प्रॉपरली स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में फंड्स का यूज़ करते हैं, उन सभी को अवलोकना सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक्सेस किया जा सकेगा। असेसमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट इज़ द थीम। और कर्नाटका की सरकार ने इसको शुरू किया है। चीफ मिनिस्टर जो हैं कर्नाटका के, उनका नाम है BS येदुरप्पा जी, और उन्होंने लॉन्च किया है एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है अवलोकना। इट विल एनेबल द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सेस डेटा ऑन सैंक्शंस एंड एक्सपेंडिचर्स incurred by the state departments. So now the next question is going to be the new 4-lane Thaltej Shilaj Rancherda railway overbridge has been inaugurated in which city recently? हाल ही में किस शहर में 4 लेन
थलतेज शिलाज रंधारदा रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया है? हैदराबाद, अहमदाबाद, लेह, देहरादून और राजकोट। So the correct answer is going to be Ahmedabad. अहमदाबाद इज द राइट आंसर। और 21 जनवरी 2021 को यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने नया 4 लेन थलतेज शिलाज रंचरदा रेलवे ओवरब्रिज को अहमदाबाद सिटी ऑफ गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू किया था। याद रखिएगा, यूनियन होम मिनिस्टर हैं श्री अमित शाह जी। ही हैज़ इनॉग्रेटेड द अहमदाबाद थलतेज शिलाज रंचरदा रोड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 7th एडिशन ऑफ Masquerade 2021 movement against smuggled and counterfeit trade was inaugurated by Dr. Harshvardhan recently. The program was organized by which body? हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा Masquerade 2021 स्मगलिंग एंड नकली ट्रेड के खिलाफ आंदोलन था ये, उसके 7वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम किस निकाय द्वारा आयोजित किया गया था? And the correct answer is going to be FICCI. It's FICCI, not ASSOCHAM. Let us understand कि मैस्करेड है क्या। मैस्करेड का फुल फॉर्म है जो आप देख सकते हो, मूवमेंट अगेंस्ट स्मगल्ड एंड काउंटरफीट ट्रेड, यानी ऐसी कोई भी इलीगल गतिविधि जिसके अंतर्गत व्यापार को सही तरीके से ना किया जा रहा हो, वो मैस्करेड के अंतर्गत पूरा स्कैन किया जाएगा। और डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, अर्थ साइंसेस सब संभालते हैं, उन्होंने 21 जनवरी को इसे शुरू किया है। ये 2 दिनों का प्रोग्राम है जिसको फिक्की के कैस्केड ने शुरू किया था। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कैस्केड। कैस्केड इज अ कमेटी अगेंस्ट स्मगलिंग एंड काउंटरफीटिंग एक्टिविटीज डिस्ट्रॉइंग द इकोनॉमी। ये फिक्की का कैस्केड है जिसने इस ड्राइव को शुरू किया था इलिसिट ट्रेड को, स्पेशली पोस्ट कोविड एरा में इलिसिट ट्रेड काफ़ी बढ़ा, तो उसे रोकने के लिए फिक्की ने इसे शुरू किया। फिक्की जो है ना, ये प्राइवेट जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं या जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको गवर्न करने के लिए एक बॉडी का फॉर्मेशन किया गया था, एंड इट वाज डन इन 1920s। महात्मा गांधी ने घनश्याम दास बिरला जी को कहा था कि प्लीज़ एक ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाइए जो बाद में इन सभी चीज़ों को लेकर के फंक्शन करे, एंड फिक्की वॉज मेड। नरेंद्र चंचल हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ रेनोड। नरेंद्र चंचल जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध थे भजन सिंगर, स्पोर्ट्स पर्सन, जर्नलिस्ट, तबला प्लेयर या पॉलिटिशियन। व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर? सो भजन सिंगर इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। एंड नरेंद्र चंचल जी, आपको पता है रिलीजियस सॉन्ग्स और दोहों को गाने में कमाल की महारत थी इनकी। 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, कुछ ऐसे गाने थे जो मेरे भी पर्सनल फेवरेट थे नरेंद्र चंचल जी के। हालांकि उनको बाद में लखबीर सिंह लखा ने गाया था, परंतु फिर भी। अगला डिस्कशन करते हैं इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज, वैरव ब्रिज कहा जाता है, इसे किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? भारत का सबसे लंबा सड़क आर्क ब्रिज वाह ब्रिज किस राज्य में शुरू किया गया है? एंड द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी मेघालय। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कोनराड के संगमा और यहाँ के गवर्नर है सत्यपाल मलिक। राजधानी है मेघालय की शिलोंग। इन्होंने इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज शुरू किया है जिसका नाम है वहरेव ब्रिज, और ये सोबार में ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है मेघालय में 22 जनवरी 2021 को। आप देख सकते हैं आर्क ब्रिज का मतलब क्या होता है, इस तरीके से एक सस्पेंशन सा बनाया गया है। दूसरी खास बात ये भी बता देता हूँ, इट इज़ अ प्लेस फॉर ट्रैकिंग, और कमाल की खूबसूरत जगह है ये, जैसा कि आप फोटो में ही देख पा रहे होंगे। मैं आपको कुछ खास बातें और बता देता हूँ। यू मस्ट नो अबाउट दैट कि जो हमारा मेघालय का एरिया है, मेघालय के एरिया में ही अब ये देखें, यहाँ पर है मेघालय, इस मेघालय पर ही है शिलोंग का पठार, शिलोंग प्लेटो।
और शिलोंग प्लेटो में ही दो पहाड़ियां हैं, एक है खासी हिल और एक है गैरो हिल। अब खासी हिल और गैरो हिल, इन दोनों में थोड़ा सा और डिस्कशन को हम बढ़ाएं तो यहीं पर है दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाले स्थान, जिनका नाम है चेरापूंजी और मासिमराम। चेरापूंजी और मासिमराम। अब देखो, मज़े की बात यह है कि इधर साइड है म्यांमार, और म्यांमार में एक पहाड़ है जिन पहाड़ को कहा जाता है अराकान योमा। ये पहाड़ पूरे कोस्टल एरियाज पर हैं म्यांमार के। अब जितनी बार भी बंगाल की खाड़ी से हवाएं चलती हैं आगे की तरफ, वो जा करके अराकान योमा से टकराती हैं और उनका डायरेक्शन मोड़ दिया जाता है इधर। अब ये पूरे के पूरे क्षेत्र में तो हिमालय है और अराकान योमा इन्हें लॉक करता है। हिमालय के पहले ही शिलोंग का प्लेटो है जहाँ पे खासी हिल और गारो हिल है। खासी हिल और गारो हिल में बे ऑफ बंगाल से जाने वाला जितना भी वेपर है वो जाकर के टकराता है और यहाँ जाकर के कूल होता है, और कूल होने के बाद इन एरियाज में बारिश होती है। और यही एरियाज हैं चेरापूंजी और मासिमराम के। ये नाम याद रखेगा, म्यांमार के किस पहाड़ की वजह से चेरापूंजी और मासिमराम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वो है अराकान योमा माउंटेन्स। कई बार ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज में पूछा गया है, जीके में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। सेंटर ने रिसेंटली अप्रूव किया है 850 मेगावाट का रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। किस स्टेट में इसे शुरू करना है? केंद्र सरकार ने हाल ही में 850 मेगावाट का रेटल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में शुरू करने के लिए मंजूरी दी है? राज्य नहीं है, ये तो यूनियन टेरिटरी ही है। चलिए, द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी जम्मू एंड कश्मीर। यूनियन कैबिनेट ने 850 मेगावाट का रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगभग 5 टू मतलब लगभग ये 5282 करोड़ रुपए का है, जो चेनाब रिवर में किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जम्मू एंड कश्मीर में शुरू किया गया है। अब आइए इसके बारे में आपको कुछ खास बातें बता देता हूँ। आप देख सकते हो बहुत सारी नदियां हैं, इनमें से एक ये देखिए इंडस रिवर है। ये पॉइंट नंबर 1 नोट कर देता हूँ मैं इसे। और इसी तरीके से नीचे की तरफ भी आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ है पॉइंट नंबर, अगर इसे हम लोग कह दें तो पॉइंट नंबर 6 है ये। अच्छा, इसके अलावा अब आप देखना शुरू कीजिए, तो यहाँ जो पॉइंट नंबर 2 मैं नोट कर रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू बी द ऑरिजिन ऑफ झेलम। झेलम के नीचे ही अगर आप यहाँ पर देखें, जो लद्दाख के नीचे वाला एरिया है, दिस इज पॉइंट नंबर 3 विच इज गोइंग टू बी द ऑरिजिन ऑफ चिनाब। नंबर 4 यहाँ पर देख सकते हो आप, नंबर 4 इज गोइंग टू बी द ऑरिजिन ऑफ ब्यास, और ब्यास से ही रावी का भी ऑरिजिन है, और सतलज नंबर पॉइंट 6 पे आप देख ही सकते हो। अब यहाँ पे ना रिसेंटली पाकिस्तान ने काफ़ी हो हल्ला मचा रखा था इस मेगावाट के पावर प्लांट के बनने के पीछे। तो आइए थोड़ा सा नज़र डालते हैं इंडस वाटर ट्रीटी पर। ये कौन सी ट्रीटी थी और इसके अंदर क्या था? ये जो 6 नदियां हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें से 1 2 और 3 इन तीनों का पानी पाकिस्तान यूज़ करेगा, 4 5 और 6 इन तीनों का पानी भारत यूज़ करेगा। ऐसा सिंधु जल संधि है। अब इंडस, झेलम और चिनाब, ये 3 नदियां पाकिस्तान के हिस्से आ गईं, और उसके बाद है रावी, ब्यास और सतलज। ये 3 नदियां भारत के हिस्से आ गईं, इंडिया। अब 3 नदियों पर भारत क्या करता है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बट इन 3 नदियों पर भारत क्या करता है, इससे पाकिस्तान को काफ़ी फर्क पड़ता है। और अगर मान लीजिए हम लोग बड़े बड़े बांध बनाएं, मज़े की बात बता देता हूं आपको, ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरीके के बांध बनने जा रहे हैं या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। चेनाब में भी बगलिहार प्रोजेक्ट काफ़ी समय से चलता आ रहा है। झेलम में भी अगर हम बात करें कि जो एक प्रोजेक्ट है किशन गंगा प्रोजेक्ट, वो किशन गंगा हालांकि
झेलम की एक ट्रिब्यूटरी पर है, बट फिर भी वो झेलम ही कंसीडर किया जाता है। तो किशन गंगा प्रोजेक्ट है जो झेलम पे चलता आ रहा है, और पाकिस्तान तब भी इस पे आपत्ति करता रहा। और पाकिस्तान का मेन कंसर्न क्या है कि अगर इन लोगों ने ज़्यादा पानी बरसाना शुरू कर दिया या ज़्यादा पानी रोकना शुरू कर दिया, तो कई बार तो ऐसा होगा कि ये पानी रोक लेंगे मानसून सीजन में, और उसके बाद जैसे ही ये पानी छोड़ेंगे तो पूरा पाकिस्तान बह करके चला जाएगा कराची में। अब ये देख सकते हो आप, यहाँ पे कराची है, अगर यहाँ पे आप पॉइंट देख सकते हो, और कराची के पास कितने सारे अलग अलग जगहों से, देखिए ये इंडस रिवर है, इंडस रिवर निकलती है तिब्बत से, बहती है इंडिया एंड देन पाकिस्तान में एंटर होती है। कितनी सारी काबुल की तरफ से आने वाली नदियाँ, स्वात नदी, कुर्रम नदी, तोची नदी, गुमाल, झोब, कुरीदर, ये सभी इंडस में आकर के मिलती हैं। और सोहन नदी वगैरह तो है ही, और इसके अलावा झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये सब भी जा करके फाइनली एक होकर के मिलती हैं इंडस रिवर में। अब देखिए इंडस रिवर में लरकाना यहाँ पे शहर है, हैदराबाद यहाँ पे शहर है बाय द वे, और कराची के पास से ये जा करके मिल जाती है समुंदर में, अरब सागर में। मेन कंसर्न पाकिस्तान का यही है कि अगर पानी यहाँ रोका, तो पानी रोकने के बाद अगर ये लोग इकट्ठे छोड़ेंगे तो फिर तो इनको ज़रूरत भी नहीं है कि ये गोलीबारी करें इंडिया वाले, ये तो हमें ऐसे ही कराची पहुँचा देंगे बिना टिकट के। दैट्स व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ पाकिस्तान, एंड दे आर सेइंग कि मानसूनल स्टोरेज करके ये हमें वेपन के तौर पर पानी का यूज़ कर सकते हैं, जिससे बाढ़ आ सकती है पाकिस्तान में। एनीवेज, इंडिया का ऐसा कोई मोटिव नहीं है। इंडिया कह रहा है कि हमें तो बिजली बनानी है, इसलिए हम चेनाब रिवर पे 5200 करोड़ की लागत से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। वैसे इसके अलावा मैं आपको भी बता दूं, सुधौती डिस्ट्रिक्ट है यहाँ गिलगिट बाल्तिस्तान में, यहाँ झेलम नदी बह रही है ना, ये देख रहे हो आप। झेलम नदी पर एक पावर प्रोजेक्ट बनाया चाइना की मदद से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले हिस्से में पाकिस्तान ने। अब वो चाइना की मदद से प्रोजेक्ट अगर वो भारत की टेरिटरी में बना रहा है, देन दिस इज गोइंग टू बी द प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके डिस्कशन करना शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। द पॉइंट हेयर इज, मौसिम राम में क्या ज़्यादा होती है चेरा पूंजी से? नो, मौसिम राम एंड चेरा पूंजी जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, दे बोथ आर बेसिकली हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ, लगभग कभी मौसिम राम ज़्यादा होता है और कभी चेरा पूंजी ज़्यादा होता है, डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ हावड़ा कालका मेल गिवन बाय इंडियन रेलवेज? भारतीय रेलवे द्वारा दिया गया हावड़ा कालका मेल का नया नाम क्या है? द करेक्ट आंसर इज नेताजी एक्सप्रेस, बिल्कुल सही। इंडियन रेलवेज ने रीनेम किया है हावड़ा कालका मेल को, और हावड़ा कालका मेल का नाम रख दिया गया है नेताजी एक्सप्रेस। फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता था, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। एंड यू कैन सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑल्सो हियर। द नेक्स्ट, इंडियन एयरफोर्स हैज ऑर्गेनाइज्ड द एक्स डेजर्ट नाइट विद द एयरफोर्स ऑफ विच कंट्री? इट्स नॉट नेवीज, वायुसेना के साथ। डेजर्ट नाइट 21 किस देश की वायुसेना के साथ की गई है एक्सरसाइज? जोधपुर में की गई है बाय द वे, ये भी मैं आपको बता दूं। जोधपुर जो कि राजस्थान है, उस राजस्थान में की हुई एक्सरसाइज है। और एक बात और बताऊं, इस देश की एयर फोर्स के पास भी राफेल है और हमारे पास भी राफेल है, और हमारे और इसके राफेल ने मिलकर के एक्सरसाइज की है। द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी फ्रांस, बिल्कुल सही, फ्रांस इज द राइट आंसर। 5 डे इंडो फ्रेंच बायलेटरल एयर एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है एक्स डेजर्ट नाइट, और ये हुई है 20 जनवरी 2021 को। 20 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक एक्सरसाइज हुई है। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी, विच बैंक हैज लॉन्च्ड द ऑरा क्रेडिट कार्ड लोडेड विद हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट्स? इस बैंक ने ऑरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जो स्वास्थ्य और कल्याण के लाभ से भरा हुआ है। So the correct answer is going to be एक्सिस बैंक। प्राइवेट सेक्टर का एक्सिस बैंक है जिन्होंने एक क्रेडिट कार्ड शुरू किया है जिसका नाम है ऑरा। ये देख लीजिए आप, ऑरा क्रेडिट कार्ड को देख सकते हैं। ये हेल्थ और वेलनेस बेनिफिट्स अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोवाइड करवाएगा। बेसिकली बात यह है कि जब भी आप कहीं पर कुछ इलाज करवाते हैं तो ये क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आप ले सकते हैं,
और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पर आपको थोड़ी डिस्काउंट मिल जाएगा थ्रू दिस क्रेडिट कार्ड। तो कहीं पर भी मेडिकल की पेमेंट करनी है या डॉक्टर की पेमेंट करनी है, दैट कैन बी डन थ्रू दिस क्रेडिट कार्ड। बाय द वे, दिस इज व्हाट इज द सिस्टम। नेक्स्ट है, जो बाइडेन हैज बीन सॉन इन एज द विच प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो बाइडेन को संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलवाई गई है? वेरी गुड, 46th इज द राइट आंसर। अच्छा, जो बाइडेन, इनका पूरा नाम बताता हूं आपको, जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर। अमेरिका में आप देखो कि अमेरिका में जितने भी लोग होते हैं वो अपने बेटों का नाम जूनियर रख देते हैं। जैसे आप सुनोगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे, डोनाल्ड ट्रंप के बेटे का नाम था डोनाल्ड ट्रंप जूनियर। इसी तरीके से जो बाइडेन साहब जो हैं, जो बाइडेन जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर, और इन्हें 46th प्रेसिडेंट बनाया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। दूसरी खास बात मैं ये भी बता देता हूँ यहाँ पे आपको कि 49th वाइस प्रेसिडेंट होंगी कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की हैं। इनका ननिहाल तमिलनाडु में है। तो भारतीय मूल की महिला 49th वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो विवाद था वो ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि उनकी हार हुई है। एनीवेज, प्रजातांत्रिक अधिकार सभी को हैं, परंतु यहाँ पे बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि प्रजातंत्र में कभी देश की राष्ट्रीय धरोहरों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। जो अमेरिका के कैपिटल, यूएस कैपिटल में हुआ था, जहाँ पर शपथ ली जाती है और वहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कंट्री बैठते हैं, वैसा कुछ यहाँ नहीं होना चाहिए। और अगर 26 जनवरी का इवेंट देखें तो कुछ शर्मनाक यहाँ पर भी हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज टॉप्ड द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय नीति आयोग रिसेंटली इन मेजर स्टेट्स कैटेगरी? द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी कर्नाटका। कर्नाटका ने टॉप किया है। अब देखो, ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, ये किसी भी स्टेट को इस बात पे नापता है या मापता है कि कोई भी स्टेट इनोवेटिव आइडियाज़ को कितना लेकर के आया। अब अगर हम रिसेंटली बात करें कि नीति आयोग ने ये कोई मेजर स्टेट्स कैटेगरी में एक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स निकाला है, तो पॉइंट इज कंप्लीटली क्लियर कि 3 कैटेगरीज इसमें रखी गई। सबसे पहले है मेजर स्टेट्स की कैटेगरी, फिर उसके बाद है यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी, और यूनियन टेरिटरीज के साथ कुछ स्टेट्स भी हैं हालांकि, और इसके अलावा तीसरी कैटेगरी रखी गई है हिली एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कैटेगरी। अब यूनियन टेरिटरी, मेजर स्टेट्स और हिली स्टेट्स, मेजर स्टेट्स में तो कर्नाटका ने टॉप किया, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स की कैटेगरी में दिल्ली ने टॉप किया, और इसके बाद हिली और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है। हिली स्टेट्स है बाय द वे, नॉर्थ ईस्टर्न नहीं है हिमाचल प्रदेश, बट फिर भी हिली की कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। नाउ मेजर स्टेट्स कैटेगरी में कर्नाटका ने टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करते हुए महाराष्ट्र दूसरे और तमिलनाडु तीसरे नंबर पे है रेस्पेक्टिवली। हु इज द फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट will take part in the Republic Day parade on 26 जनवरी 2021? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? और सही उत्तर है भावना कांत, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री में फ्लाइट उड़ाते हुए नजर आएंगी। यह हिस्टोरिक मोमेंट होगा जब कोई वुमन इस तरीके का कार्य करेगी, एंड ये तो बहुत पहले ही कर लिया जाना चाहिए था, बट फाइटर के डोमेन में इंडक्शन ही काफ़ी दिनों बाद हुआ है। द नेक्स्ट इज गोइंग टू बी हु हैज़ बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन प्लेस ऑफ श्रीपद येसो नाइक हु हैज़ रिसेंटली मेट विद एन एक्सीडेंट?
श्रीपद येसो नाइक के स्थान पर आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया, जिनके साथ हाल ही में एक दुर्घटना हो गई? देखिए ये भी बता देता हूँ आपको मैं। श्रीपद येसो नाइक जी बेंगलोर से गोवा आ रहे थे और बीच में इनका एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट में इनकी पत्नी का देहांत हो गया। ये बहुत ही घास्टली एक्सीडेंट हुआ और साथ ही साथ इनके बहुत सारे क्लोज रिलेटिव्स का भी देहांत हो गया। अब बेंगलोर से गोवा आते समय रोड एक्सीडेंट हुआ है ये। दूसरी खास बात ये भी बता देता हूँ आपको, गोवा के हॉस्पिटल में श्रीपद येसो नाइक जी भी भर्ती हैं और ये आयुष मंत्रालय को सब अभी फ़िलहाल तो नहीं संभाल पा रहे क्योंकि ये हॉस्पिटल में है। तो आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है किरण रिजिजू जी को, जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर है और ईस्ट अरुणाचल प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी एंड यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी, दिस इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आयुष मिनिस्ट्री। ठीक है। और खेल एवं युवा कल्याण विभाग, जो कि स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर मिनिस्ट्री है, वो किरण रिजिजू जी की है। और किरण रिजिजू जी स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर के साथ साथ अब आयुष मंत्रालय का प्रभार भी संभालेंगे। अगला प्रश्न, विच बैंक हैज लॉन्च्ड द मोबाइल एप्लीकेशन InstaFX फॉर ऑथराइज्ड मनी changers to help customers of any bank to get the bank forest prepaid card swiftly? किस बैंक ने अधिकृत मनी चेंजर्स के लिए मोबाइल ऐप InstaFX लॉन्च किया है जिससे किसी भी बैंक के ग्राहकों को तेजी से बैंक फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड प्राप्त करने में मदद मिल सके? सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ICICI बैंक। और दूसरी खास बात मैं ये भी बता देता हूँ, InstaFX कार्ड के ज़रिए जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे जब भी कोई फॉरेन करेंसी को आप एक्सचेंज करवाना चाहोगे तो तुरंत एक्सचेंज करवा पाओगे। InstaFX पे बस आपको डालना है कि किस तरीके से आपके पास फॉरेन करेंसी कितनी एक्सचेंज करवानी है, एंड दैट कैन बी डन बाय द ICICI बैंक, जो आपको इसके अकाउंट में फॉरेन करेंसी डिपॉजिट करने पर कन्वर्ट करके आपके इंडियन अकाउंट में रुपी डिपॉजिट करेगा। ICICI बैंक ने InstaFX एप्लीकेशन को लॉन्च किया है ऑथराइज्ड मनी चेंजर्स के लिए। तो ये मनी चेंजर्स बेसिकली कस्टमर्स को हेल्प करेंगे और इस प्रीपेड कार्ड के ज़रिए वो एक्सचेंज कर सकेंगे जिस भी टूरिस्ट को अगर ये कोई प्रॉब्लम होती है तो। अगला, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ इमर्ज्ड ऑन टॉप इन द नीति आयोग्स इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021? नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर उभरा है? बाय द वे, इसका सही आंसर मैं आपको बता चुका हूं। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी नंबर 1, दिल्ली। मैंने बताया था कि मेजर स्टेट्स, जो कि 17 स्टेट्स हैं, 17 है टोटल, इनकी कैटेगरी में कर्नाटका टॉप पे है। ठीक, यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स, जो माइनर स्टेट्स है, छोटे स्टेट्स, उनकी कैटेगरी में टॉप पर है दिल्ली। और तीसरा, हिली और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कैटेगरी की बात करें तो इस पे टॉप पर है, हिली एवं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे टॉप पे है हमारा हिमाचल प्रदेश। यूटी एंड सिटी स्टेट्स कैटेगरी, दिल्ली टॉप्ड, फॉलोइंग बाय द चंडीगढ़। The India Digital Summit 2021, organized by the Internet and Mobile Association of India (IAMAI), was which edition of the annual Digit Summit? इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इंडिया डिजिटल समिट 2021 वार्षिक डिजिटल शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? एंड द करेक्ट आंसर इज 15th। देखिए, 2 दिनों की डिजिटल इंडिया समिट हुई 19 जनवरी से 20 जनवरी तक, और ये 15th एडिशन था एनुअल समिट का, विच वॉज इनॉग्रेटेड बाई ऑनरेबल चीफ गेस्ट, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT थे, लॉ एंड जस्टिस रविशंकर प्रसाद जी। इस बार की थीम भी रखी गई है 2021 में 15वें इंडिया डिजिटल समिट की, और थीम है आत्मनिर्भर भारत।
स्टार्ट ऑफ न्यू डेकेड, आत्मनिर्भर भारत एक नए दशक का शुभारंभ, और इंडिया डिजिटल समिट एक फ्लैगशिप इवेंट इंटरनेशनल एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई थी। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बताइए, नेम द बाइक बेस्ड कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी व्हीकल लॉन्च्ड बाय द DRDO फॉर CRPF। CRPF के लिए DRDO द्वारा लॉन्च की गई बाइक आधारित दुर्घटना परिवहन आपातकालीन वाहन का नाम क्या है? So the correct answer to this question is going to be रक्षिता। देखिए, कई बार ऐसे टेरेन होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा फोर व्हीलर्स का यूज़ नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसी कंडीशन में कोई हमारा CRPF का जवान इंजर हो जाता है या हमारे किसी भी फोर्सेस के पर्सनल को इंजरी हो जाती है, तो उन्हें बाइक बेस्ड, यानी बाइक से, एक ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी व्हीकल है जिसका नाम होगा रक्षिता, उस बाइक से पहुंचा दिया जाएगा हॉस्पिटल तक। DRDO की दिल्ली बेस्ड लेबोरेटरी में इस बाइक को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेस इन मास द्वारा। इट विल नॉट बी लाइक पल्सर और इट विल नॉट बी लाइक रॉयल एनफील्ड, it will be a good bike. Defense Minister Rajnath Singh has recently signed implementing agreement on submarine rescue support and cooperation with which country during the defense ministers dialogue between the two nations? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में दोनों देशों के बीच रक्षा मंत्रियों के संवाद DMD के दौरान किस देश के साथ सबमरीन रेस्क्यू एंड सपोर्ट कोऑपरेशन पर अमल समझौता पर हस्ताक्षर किए? सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी सिंगापुर। बिल्कुल सही। फिफ्थ एडिशन ऑफ डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग DMD, ये इंडिया और सिंगापुर के बीच सक्सेसफुली 20 जनवरी 2021 को हुआ। अंडमान सी में तो अभी इंडिया और सिंगापुर नेवी की एक्सरसाइज भी हुई थी जिसका नाम था सिटमैक्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी है। सो नाउ द पॉइंट इज, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मिलिट्री कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए हुए डायलॉग में सबमरीन के सपोर्ट पर काफ़ी फोकस किया गया, और अगर कोई भी सी एक्टिविटी ऐसी होती है जिसमें सबमरीन के सपोर्ट से हम चीज़ों को सेव कर सकते हैं, तो दो नेवीज़ उनको सेव करने के लिए डेफिनेटली काम करेंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड? मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक के लेखक कौन हैं? राजेंद्र अर्लेकर, सुरेंद्र सिरसत, राजेश पत्नेकर, वमन सुभा प्रभु या प्रमोद सावंत? द करेक्ट आंसर इज वमन सुभा प्रभु। देखिए, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने इसे रिलीज किया था, तो दिस बुक हैज बीन रिलीज्ड बाय चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड, और इसे सीनियर जर्नलिस्ट वमन सुभा प्रभु ने लिखा है। Next question is, which state has topped the India Innovation Index 2021 under the North Eastern Hill States category? इस राज्य ने उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों की श्रेणी के तहत इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी हिमाचल प्रदेश। तो नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश ने टॉप स्थान प्राप्त किया है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स? क्लाइमेटिक रिस्क की हम लोग बात कर रहे हैं और इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? दैट इज 7th। इंडिया टॉप 10 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज में क्लाइमेट चेंज में कंसिडर किया गया है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में, और ये कल की ही न्यूज़ है। इट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाई बॉन बेस्ड एनवायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वॉच। देखो, जर्मन वॉच जर्मनी का बॉन शहर में स्थित एक इंस्टीट्यूशन है जो एनवायरनमेंट की स्टडी करता है, और इंडिया को 7th
वर्स्ट हिट कंट्री में रखा हुआ है। पहले नंबर पे इसने मोज़ाम्बिक को रखा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ें तो नेक्स्ट इज विच इज़ द फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ इंडिया टू हैव 2 एक्सप्रेसवेज एयर स्ट्रिप्स। भारत का पहला ऐसा राज्य कौन सा है जिसमें 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी होंगे? एंड द करेक्ट आंसर इज नंबर 4, उत्तर प्रदेश। देखिए 3300 मीटर यानी लगभग 3.3 किलोमीटर की लॉन्ग एयर स्ट्रिप को कंस्ट्रक्ट किया गया है कुरेभर नाम की जगह पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में। और इस न्यू एयर स्ट्रिप के माध्यम से उत्तर प्रदेश पहला स्टेट है इंडिया में जिसमें 2 एयर स्ट्रिप्स होंगी। पहली एयर स्ट्रिप्स पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तो है ही, इसके अलावा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भी 2016 में एक विमान उतार करके देखा गया था और वो भी एक एयर स्ट्रिप के तौर पर काम करेगा। काफ़ी मजबूती से बनाया गया है एक्सप्रेसवे को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द स्कीम पंख अभियान फॉर गर्ल्स एम्पावरमेंट। लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने पंख शुरू किया है? लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए किस राज्य ने पंख अभियान योजना को शुरू किया है? द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश ने इसे शुरू किया गया। और इसमें ना पंख का भी एक फुल फॉर्म है, वो भी बता देता हूँ आपको। देखिए मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने 24 जनवरी को जब नेशनल गर्ल चाइल्ड डे था तो पंख को शुरू किया। अब इसमें से पी का मतलब है प्रोटेक्शन, ए का मतलब है अवेयरनेस और एन का अर्थ है न्यूट्रिशन, के का मतलब है नॉलेज और एच का मतलब है हेल्थ। तो अवेयरनेस फॉर गर्ल्स, प्रोटेक्शन उनका, न्यूट्रिशन, नॉलेज और हेल्थ, इन सभी चीज़ों पर फोकस किया जाएगा, दैट इज पंख। इंटरनेशनल कस्टम्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ICD किस दिन मनाया जाता है? एंड दिस इज 26 जनवरी। इस बार की थीम भी रखी गई है इंटरनेशनल कस्टम्स डे की, कस्टम्स बॉल्स्टरिंग रिकवरी रेन्यूअल एंड रेजिलियंस। याद रखेंगे, कस्टम्स बॉल्स्टरिंग रिकवरी रेन्यूअल एंड रेजिलियंस, दिस इज व्हाट इज द थीम। Next is the satellite rideshare mission Transporter 1 was launched by which organization recently to launch record-breaking 143 satellites into space in a single mission? उपग्रह राइड शेयर मिशन ट्रांसपोर्टर 1 किस संगठन द्वारा हाल ही में एकल मिशन में 143 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़कर रिकॉर्ड लॉन्च करने के लिए शुरू किया गया? एंड द करेक्ट आंसर इज एलन मस्क का SpaceX एम्बिशियस राइड शेयर मिशन, जिसे ट्रांसपोर्टर 1 24 जनवरी 2021 को किया। 143 स्मॉल सैटेलाइट्स हैं। 1 फरवरी 2017 में भारत ने एक रिकॉर्ड बनाया था और एक PSLV में 104 सैटेलाइट्स को भेजा था। नाउ SpaceX अपने फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से 143 सैटेलाइट्स को भेजेगा फ्लोरिडा में बेस्ड एक स्टेशन की मदद से। और अगला प्रश्न हमारे पास, यहीं से हमारा सेशन आज का खत्म होता है। एंड दिस इज़ वॉट वी आर अप टू। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में और वहाँ पर जानेंगे बहुत सारी चीज़ों को। धन्यवाद, जय हिंद।